काली बहू की 4 गोरी घमंडी जेठानी संग दिवाली। और बताओ करीना, कैसी रही तुम्हारी पब पार्टी? सुपर फैबुलस, फैंटास्टिक। इतनी दमदार पार्टी तो मैंने आज से पहले कभी ऐसी पार्टी नहीं देखी। काश कि हम चारों भी अपने घर में ऐसी पार्टी रख पाते। ये ख्याल तो भूल ही जाओ कि सासू माँ के रहते हम चारों कभी ऐसी पार्टी कर भी पाएंगे। जितने की हम चारों पार्टी नहीं करेंगे, वो हमारे फ्रेंड सर्कल के सामने हमारी इज्जत का फालूदा बना देंगी। चारों भी बातें कर ही रही होती हैं, तभी अम्बा देवी कमरे में आती हैं। पूरे कमरे की हालत किसी कूड़ेदान जितनी बदतर हालत में थी। चादर फैला पड़ा था और चारों तरफ कूड़े कचरे का ढेर मचा था, जिसे देखकर अम्बा देवी का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्सा होकर बोलती हैं, हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है कमरे की। क्यों बहुरानी हो, ये सारा काम बिखरा पड़ा है और तुम चारों की चारों भैंस की तरह पलंग पर पड़ी हुई हो। ये नहीं कि उठकर थोड़ी साफ सफाई कर लें। सासू माँ, आप इतनी सुंदर सुंदर गोरी चिट्टी बहू से साफ सफाई करवाएंगी? अरे इतनी सुंदर बहू का साफ सफाई करना शोभा थोड़ी देता है। सच में सासू माँ, आपके घर के कामों के लिए नौकर चाकर लगवा देने चाहिए। तुम्हारे गोरे चिट्टे रंग का मुझको अचार थोड़ी डालना है। क्या फायदा तुम लोगों का जब तुम्हारे रहते नौकर चाकर ही लगवाने पड़े। कितनी बार समझाया है कि तुम चारों घर की बहुएं और घर की लक्ष्मी हो, और जिस घर में साफ सफाई नहीं होती उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। अरे कुत्ता भी जिस जगह में बैठता है उस जगह को साफ सुथरा करके बैठता है। अम्बा देवी की किसी भी बात का गोरी चारों घमंडी बहू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता है। दरअसल अम्बा देवी की बहू करीना उर्फी रूपाली शालू दूध जितनी गोरी सुंदर है, इसीलिए चारों को अपनी सुंदरता का बेहद घमंड है। वो महीने में कई चक्कर ब्यूटी पार्लर के लगाती हैं और महंगा महंगा मेकअप करवाने, किटी पार्टी करने में पैसे उड़ाती हैं, जबकि बुजुर्ग उम्र में भी अम्बा देवी को ही घर के सारे काम देखने पड़ते हैं। इन्हीं लापरवाही से परेशान होकर अम्बा अपने बेटे नितिन के लिए रिश्ते ढूंढने चालू कर देती है और मेघा नाम की एक सांवली, संस्कारी, सुशील और गुणों वाली लड़की से शादी करवाकर बहू बनाकर घर ले आती है, जहां ससुराल में स्वागत करते वक्त ही चारों गोरी घमंडी जेठानी घूर कर उसे देखती हैं और रूपाली ताना मारती है, माँ जी, जितने शान से आपने कहा था, हमें तो लगा था आप हम चारों के लिए कोई हुर की परी देवरानी लाएंगी, मगर देवरानी तो कोयले जितनी काली है। वही तो सोचा था देवरानी हमारी छेने की मिठाई जितनी सुंदर होगी, मगर ये तो काला गुलाब जामुन है। अपनी चारों गोरी घमंडी जेठानी की अपमान भरी बातें सुनकर मेघा की आंखों में उदासी के आंसू आ जाते हैं। फिर भी वह मुस्कुराकर बोलती है, जेठानी जी, आप चारों चाहे मुझे कितने भी ताने मार लीजिए, मुझे भरोसा है एक दिन मैं आप चारों का दिल जीत लूंगी। तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। लेट्स गो लेडीज। चारों जेठानी मुंह ऐंठ कर वहां से चली जाती हैं। अम्बा देवी बोलती है, छोटी बहू, तू अपनी चारों जेठानियों की बातों का बुरा मत मानना। इन चारों को खाली घमंड दिखाना आता है। तेवर तो चारों के तीखी मिर्ची जैसे हैं। माँ जी, मैं हर संभव कोशिश करूंगी अपनी जेठानियों का प्यार से दिल जीतने का। अगले दिन मेघा खुशी खुशी पहली रसोई का खाना बनाती है, तभी जेठानी करीना किचन में आती है। अरे वाह, क्या बात है काली देवरानी, खाने की खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? जेठानी जी, मैंने आप चारों के लिए खास आपकी मनपसंद का मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, पूरी, पुलाव बनाया है, और स्पंज वाले रसगुल्ले खाकर देखिए। अब तुम इतना प्यार से दे ही रही हो तो टेस्ट कर लेती हूँ। असल में जेठानी करीना के मुंह से स्पंज वाले रसगुल्ले देखकर लार टपक रही होती। वो गपागप 2-4 रसगुल्ले चट कर जाती है। क्या बात है, हमारी देवरानी भले ही तुम्हारी शक्ल जले हुए भरते जितनी है, लेकिन खाना अच्छा बनाती हो। जी धन्यवाद जेठानी जी। बस भगवान जी, जल्दी से मैं अपनी चारों जेठानियों का दिल जीत सकूं, ताकि मेरे ससुराल में मेरी पहली दिवाली खुशी खुशी मने। ऐसे ही वक्त बीतता है। मेघा अपनी चारों जेठानियों से घुलने मिलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो सदा ही घमंड में रहती हैं। अब दिवाली आने वाली थी। चारों चंट घमंडी जेठानी साफ सफाई का जिम्मा भोली भाली मेघा पर थोप देती हैं। सुनो हमारी कल्लो रानी देवरानी, दिवाली आने वाली है। पूरे घर की साफ सफाई तुम्हें अकेले ही करनी है। दीवार से लेकर फर्श की टाइल चमकती हुई दिखनी चाहिए। हाँ, कहीं से भी हमें कोई भी कमी दिखी तो दोबारा से तुमसे सफाई करवा लेंगे। तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसी काली पपड़ी पड़ी, पर हमें घर चकाचक चाहिए। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जेठानी जी, मैं सारी साफ सफाई अच्छे से करूंगी। चलो हम चारों ब्यूटी पार्लर चलते हैं। मैंने हम चारों के लिए अपॉइंटमेंट बुक की हुई है। चारों जेठानियां कंधे पर अपना अपना पर्स टांग कर इतराते हुए ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं। इधर बेचारी काली बहू अकेले दिवाली की सफाई करती है, जिसमें वो थक कर चूर हो जाती है। तभी सास आती है। मेघा बहू, तुम बहुत भोली हो। तुम्हारी घमंडी जेठानियां एक नंबर की चालू हैं। तुम पर दिवाली की साफ सफाई से लेकर सजावट का जिम्मा डालकर वो खुद मस्ती मारने गई हैं।
तुम्हें उनके सर पर काम डालना था और फिर तो तुम्हारी ये पहली दिवाली है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं खुश हूँ। ऐसा बोलकर बेचारी काली बहू सास के आगे झूठी मुस्कुराहट दिखाते हुए अपने मन का दर्द छुपा लेती है। इधर चारों घमंडी जेठानी दिवाली की शॉपिंग के पीछे खूब पैसा उड़ाती हैं और महंगी महंगी साड़ी, जेवर, सैंडल खरीदती हैं और हाथों में भरी हुई मेहंदी लगवाती हैं, जबकि नई नवेली दुल्हन की पहली दिवाली होते हुए भी उसकी हथेली सूनी थी। अब दिवाली वाला दिन भी आ जाता है। चारों घमंडी जेठानी अपने चेहरे पर 2.5 किलो का मेकअप लगाकर बम पटाखे फोड़ रही थी, तो बेचारी काली बहू रसोई में पकवान बना रही है। यार, ये दिवाली के पटाखे फोड़ने में मजा नहीं आ रहा, क्यों ना हम चारों कुछ तूफानी करें। मगर क्या किया जाए जिससे दिवाली का मजा डबल हो जाए। आज हम चारों ने अपनी सासू माँ की चहेती काली बहू को तो एक बार भी तंग नहीं किया, चलो चलकर उसकी रैगिंग करते हैं। चारों बम पटाखे की लड़ियां लाकर चुपके से किचन में जलाकर रख देती हैं। जैसे ही बम पटाखे फटना शुरू होते हैं तो मेघा काफी ज्यादा डर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, माँ जी, नितिन जी कहाँ है? पटाखे की आवाज से मेघा बहुत ज्यादा डरने की वजह से रोने लगती है। वहीं चारों गोरी घमंडी जेठानी ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होकर हंस रही थी। करीना, शालू, रूपाली, देखो सासू माँ की काली बहू कैसे बंदरिया की तरह उछल रही है। इस बार की दिवाली में तो कसम से मजा आ गया। देखते देखते लक्ष्मी पूजा का वक्त हो जाता है। चारों जेठानियां दोबारा से मेकअप करने में लगी पड़ी थी, जबकि काली बहू 16 सिंगार, बिंदिया, चूड़ी, गजरा, महावर सब कुछ लगाकर बड़ी ही सादगी भरे अंदाज में तैयार हुई लक्ष्मी का रूप लग रही थी। छोटी बहू, तुम्हारी चारों जेठानियां पता नहीं और कितना टाइम लेंगी, तुम दिवाली की पूजा शुरू कर दो। जी माँ जी। तभी सबसे बड़ी बहू करीना आकर आरती की थाली छीन लेती है। माँ जी, लक्ष्मी पूजा घर की बड़ी बहू करती है और वैसे भी ये काली माई के हाथों से लक्ष्मी जी की पूजा का कोई शुभ फल नहीं मिलेगा, इसलिए तुम पीछे जाओ, चलो फुटो। बोलते बोलते करीना मेघा को जोर से धक्का मार देती है, जिससे मेघा का सर टकराकर हल्का जख्म लग जाता है। मेघा बहू, तुम ठीक तो हो? माँ जी, मैं ठीक हूँ, जरा सी चोट है। अब अपनी चारों गोरी बहू की बदतमीजी के लिए सास उन्हें खूब सुनाती है। बस बहुत हो गया, तुम चारों की बदतमीजी देखकर मैं इतने वक्त से खून का घूंट पीकर हूँ कि एक दिन शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम चारों घमंडी बहुएं एकदम कुत्ते की पूंछ की तरह हो, जिससे कितना भी घी लगा लो सीधा नहीं होता। ऐसा ही तुम लोग हो। ये बेचारी लगातार तुम सबका दिल जीतने की जतन कर रही है। अरे इतने दिन के बाद तो पत्थर भी पिघल जाता है और तुम चारों ने घर की शांति भी भंग कर रखी है। केवल सजना सवरना किटी पार्टी करना ये एक बहू के लक्षण नहीं होते, समझी? इस बार सास के ताने सुनकर चारों गोरी घमंडी जेठानियां शर्म से पानी पानी हो जाती हैं और उन्हें अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगता है। वो आगे जाकर मेघा से माफी मांगती हैं। मेघा, हम चारों को माफ कर दो। हमने हमेशा तुमसे कड़वा रवैया रखा, हमेशा रंग रूप के आधार पर हमने तुम्हें जलील किया, लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अपनी चारों घमंडी जेठानियों में बदलाव आया देखकर मेघा की कोशिश रंग ले आती है। वो डबडबाई आंखों से चारों की तरफ देखकर कहती है, जेठानी जी, जो हुआ उसे पीछे छोड़कर क्यों ना हम आगे बढ़े। मेरी बस एक ही तमन्ना है कि एक ही इच्छा है कि मैं अपनी चारों जेठानी के साथ खुशी खुशी अपनी पहली दिवाली मनाना चाहती हूँ। चारों जेठानियां इमोशनल होकर मेघा को गले लगा लेती हैं। शुक्र है मेरी चारों मंद बुद्धि बहुओं को कि अकल खुल गई। आज मेरे घर की लक्ष्मी एक साथ दिवाली मनाएंगी। जय हो लक्ष्मी मैया। अंत में सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की बधाई देते हैं। चारों जेठानियां अपनी इकलौती देवरानी के साथ दिवाली के दिए जलाती हैं। वेल दोस्तों, दिवाली पर इस बार आप मॉल से शॉपिंग कर रहे हैं या दुकान से? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। माँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं, हमारी देवरानियां कब आने वाली हैं? देखना, हम उनका ऐसा स्वागत करेंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। अरे बस बस रहने दो, पता चले कि तुम्हारे काले थोबड़े को देखते ही मेरी मासूम सी बहुएं डर जाएं। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी जेठानियां देखना हमारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगी। मोनिका ये सुनकर हंसते हुए आरती की थाली लेने पहुंच जाती है। तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज आती है। चलो चलो पीछे हो जाओ, सामने मत आना अपनी ये काली सी शक्ल लेकर। मोनिका का ऐसा कहा हुआ दोनों घर की काली बहुओं को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। उन दोनों को सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। दोनों ही काली बहू गर्भवती भी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी देवरानियों के आने से पहले सब अच्छे से करके रखा था। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, बिल्कुल काजू कतली की तरह लग रही है मेरी तीनों प्यारी बहुएं। ये क्या, हम कोई मिठाई है क्या जो माँ जी हमें मिठाई से तुलना कर रही हैं? अरे आओ आओ अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। मोनिका के ये कहने पर तीनों गोरी बहू घर में आ जाती हैं। तभी उन तीनों की नजर अपनी काली गर्भवती जेठानियों के ऊपर पड़ती है। ये दोनों कौन है माँ जी? ये दोनों गर्भवती भी हैं। शक्ल से तो ये दोनों इस घर की नौकरानी लग रही हैं,
लेकिन इस हालत में इन्हें काम पर क्यों रख लिया? ये क्या बोल रही हो तुम दोनों? हम तुम्हारी जेठानियां हैं ना कि इस घर की नौकरानियां? सही कहा काव्या ने। माँ जी, आपने हमारी देवरानियों को हमारे बारे में नहीं बताया क्या? हाँ माँ जी, ऐसा भी क्या था जो आपने हमें हमारी काली जेठानियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया? अरे तुम लोग भी ना, पता नहीं क्या बात लेकर बैठ गए। अरे निकल गया होगा मेरे दिमाग से, याद नहीं रहा मुझे। चलो अब तुम दोनों मेरा क्या मुंह ताक रही हो? तुम्हारी देवरानी आई है, जाकर देखो कि इनका कमरा साफ है या नहीं, कहीं वहां किसी चीज की कमी तो नहीं। ऐसा कहकर मोनिका दोनों काली बहुओं को वहां से भेज देती है, जिसके बाद वो दोनों इस हालत में भी अपनी देवरानियों के कमरों को चेक करके एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? अरे हम भी तो उनके ही बड़े बेटों की बहू हैं। माँ जी तो शुरू से ही हमें पसंद नहीं करती। उसका सारा रीजन ये है कि हम दोनों जरूरत से ज्यादा काले हैं। भले ही माँ जी ने हमें पसंद किया हो, लेकिन काली बहू लाकर वो जरा भी खुश नहीं है। काश कि हम भी गोरे होते तो हमारे साथ भी हमारे ससुराल में बहुत अच्छा बर्ताव होता। सही बोल रही हो तुम। खैर जाने दो। तभी उन दोनों को मोनिका की आवाज आती है, चलो माँ जी हमें बुला रही हैं। अगर हम देर से गए तो वो हमें गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो हम पर हमेशा ही करती रहती हैं। उनका ये गुस्सा कभी खत्म ही नहीं होता। दोनों मोनिका के पास आती हैं। तुम दोनों के कान खराब हो गए क्या, जो तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो माँ जी हम तो बस, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम दोनों? अच्छा जाओ और जाकर रसोई संभालो। मोनिका का ये बर्ताव देखकर तीनों गोरी बहुएं अपने मन में सोचने लगी, देखो तो सही, माँ जी इस हालत में भी हमारी जेठानियों से कैसे बात करती हैं और किस तरह उन्हें अपने इशारों पर नचाती रहती हैं। माँ जी ने अगर हमारे साथ भी हमारी प्रेगनेंसी में ऐसा ही किया तो हमारा क्या होगा? माँ जी से तो मुझे अभी से डर लगने लगा। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उनकी सास बहुत प्यार से कहती है, अरे तुम तीनों बहुत थक गई होगी, चलो थोड़ा आराम कर लो अपने कमरे में जाकर। इस तरह मोनिका गोरी और काली बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। गोरी बहू अपने कमरे में आराम करती है और काली गर्भवती बहुएं घर के सारे काम करती हैं। काली बहुओं को मोनिका उनके काले रंग की वजह से कुछ नहीं समझती। ये देखकर गोरी बहुओं को भी मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से गोरी देवरानियां काली जिठानियों के ऊपर अपनी तानाशाही शुरू कर देती हैं। सारा दिन तुम दोनों को कोई काम नहीं होता, बस फ्री फोकट का खा रही हो इस घर में। एक काम करो जेठानी जी, हम तीनों के कपड़े इस्त्री कर दो। हाँ और क्या, कम से कम कोई ढंग का काम तो होगा, इसी के चलते तुमसे। तुम तो ऐसी बोल रही हो जैसे हम इस घर में कोई काम ही नहीं करते। इस हालत में काम करना आसान नहीं होता। और तुम तीनों हमसे हमारी प्रेगनेंसी में अपनी पर्सनल काम भी करवा रही हो। जब तुम तीनों माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। गुंजन और काव्या ऐसा बोलकर अपनी देवरानियों के काम करने लगती हैं, लेकिन उनके ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चलता रहता है और कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन गोरी देवरानियों की तबीयत खराब होने लगती है। किसी को उल्टी होती है तो किसी को चक्कर आते हैं तो किसी का जी मचलने लगता है। हे भगवान, ये मेरी बहुओं को अचानक से क्या हो गया है? मुझे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। मोनिका ऐसा सोचकर घर पर ही डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर तीनों को चेक करने के बाद कहते हैं, मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी तीनों बहू मां बनने वाली है। यह सुनते ही मोनिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपनी तीनों बहुओं को गले से लगाकर मुबारकबाद देती है। मुबारक हो बहू, तुम तीनों माँ बनने वाली हो। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अरे जाओ, तुम दोनों खड़ी क्या हो, जाकर गांव में मिठाइयां बंटवाओ। इतनी खुशी तो मोनिका को तब नहीं हुई थी जब उसकी काली बहुएं गर्भवती हुई थी। ये फर्क देखकर भी काली बहुओं को बहुत बुरा लगता है। अब गोरी और काली सभी बहू का पहला बच्चा था, लेकिन मोनिका को तो सिर्फ अपनी गोरी बहुओं के पहले बच्चे की ही पड़ी थी। वो उन्हें दूध में ड्राई फ्रूट्स खाने को देती है, सुबह शाम अच्छा अच्छा खाना उन्हें मिलता है। और यहाँ काली बहुओं को पूरा समय चलने के बाद भी 2 वक्त का ठीक से खाना नहीं मिलता। गर्भवती होने के बाद तीनों गोरी बहुओं को समझ आता है कि गर्भवती हालत में बिना काम किए उन्हें इतनी परेशानी हो रही है तो उनकी काली जेठानियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। जब हमें इतनी परेशानी हो रही है तो जेठानियों को कितनी परेशानी होती होगी। माँ जी ने तो जो किया सो किया, हमने भी जेठानियों के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ सही बोल रही हो तुम। उस रात तीनों देवरानियों को नींद नहीं आती। इधर दोनों काली बहुओं को रात में ही लेबर पेन शुरू हो जाता है। आई माँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझसे, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई कोई हमें हॉस्पिटल लेकर चलो, कोई हमारी मदद करो। उनके दर्द में पुकारने की आवाज को सुनकर तीनों गर्भवती देवरानियां अपनी सास के कमरे में जाती हैं। माँ जी
उठो जरा, जेठानियों को हॉस्पिटल ले चलो, उन्हें दर्द हो रहा है। अरे क्या जरूरत है हॉस्पिटल की, घर में ही हो जाएंगे उनके बच्चे, अभी दाई माँ आकर देख लेंगी। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर तीनों गोरी बहुएं खुद ही अपनी जेठानियों को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जहां उनकी यह हालत देखते ही उन्हें ओपीडी में ले जाया जाता है। कुछ देर में दोनों बहुत ही प्यारे से बच्चों को जन्म देती हैं। ये तो बिल्कुल आपके ऊपर गए हैं जेठानी जी। हाँ सच में बहुत प्यारे बच्चे हैं। डिलीवरी के बाद जब वो दोनों अपने पहले बच्चों को लेकर घर आती हैं तो मोनिका उनके बच्चों को गोदी में लेना तो बहुत दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन इधर गोरी देवरानियां सारे मन मुटाव दूर करके अपनी जेठानियों के बच्चों के साथ खूब खेलती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बाद जब गोरी बहुओं को काले बच्चे पैदा होते हैं तो मोनिका अपने सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ जाती हैं। उनका ये बना हुआ चेहरा देखकर गोरी बहुएं कहती हैं, देखा माँ जी, आप हमेशा काले रंग से नफरत करती रही, लेकिन भगवान ने आज हम तीनों को ही काले बच्चे दिए हैं आपकी नफरत को खत्म करने के लिए। हाँ माँ जी, देखो आपने अपनी बड़ी बहुओं को कभी गले से नहीं लगाया, लेकिन आज हम अपने इन काले बच्चों को अपने सीने से जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा अंश है और हम इनको बहुत प्यार करेंगे। कभी ये एहसास नहीं होने देंगे कि हमारे बच्चे काले हैं और दुनिया से अलग हैं। तुम तीनों ने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी काली बहुओं के साथ। बच्चे तो भगवान का अंश होते हैं और भगवान ने खुद दो रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। जिस रंग को स्वयं श्री श्याम जी ने अपने लिए चुना था, मैंने उसी रंग से नफरत कर ली। लेकिन अब भगवान ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। आज से मेरे अंदर की ये नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मेरे लिए अब ये पांचों काले बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं। ऐसा बोलकर वो अपनी पांचों बहुओं के बच्चों को एक एक बार उठाती हैं और उन्हें सीने से लगाकर बहुत प्यार करती हैं। इसी के साथ वो अपने किए की माफी अपनी काली बहुओं से मांगती हैं। दोनों बहु उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद मोनिका अपनी पांचों बहुओं के साथ और उनके काले बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं? अपने शहर या गांव का नाम लिखकर हमें जरूर बताइएगा। हमें भी बताइए कि हमारी वीडियो कहां कहां तक जाती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा।